पढ़ना है, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, देन नेचर ऑफ मैटर एंड थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, यूनिट्स एंड डायमेंशन के बारे में समझेंगे, अनसर्टेनिटी एंड मेजरमेंट के बारे में, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसके साथ साथ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, और फिर मोल कॉन्सेप्ट और लिमिटिंग रिएजेंट। इन टॉपिक्स के बारे में हमको बात करनी है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट, हम बहुत दिनों से इस चैप्टर को एक दो दिन हो गए देख ही रहे हैं, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया, और फिर बेसिक इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है हमको इसमें स्टार्ट करना था। तो सबसे पहले हमने एटम की बात चालू की, जिसमें आप लोगों ने बताया कि एटम क्या होता है। एटम इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट, एटम इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट पार्टिकल। ठीक है, इसके साथ साथ आप कुछ लोगों ने बोला कि बेसिक यूनिट ऑफ एनी मैटर, हमारे आसपास में जितना भी मैटर, वेदर इट इज इन द सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट या लिक्विड स्टेट। जैसे आपके सामने लैपटॉप पड़ा होगा, किसी के पास मोबाइल डिवाइस होगा, किसी के पास नोटबुक होगी, किसी के सामने पानी का ग्लास होगा, और हमारे आसपास में एयर भी है। तो इन सब चीजों में ऑल दीज आर द मैटर, पूरा यूनिवर्स ही मैटर का बना हुआ है। तो मैटर का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो सबसे छोटा जो पार्टिकल मिलेगा वो एटम मिलेगा, ऐसा इनका मानना है। फिर दे कंटेन्स इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, वेरी गुड, डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एक्सेप्ट सम एलिमेंट। ये एटम जो है वो कभी भी अकेला नहीं मिलता, किसी न किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइंड स्टेट में मिलता है। फिर आपने बोला एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, एटम न्यूक्लियस न्यूक्लियस रहता है एटम के अंदर, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलता है, जिसको हम साथ में न्यूक्लियन बोल देते हैं। ये बातें हमने लास्ट क्लास में आप लोगों ने मुझे बताई। खैर चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज एटम के बारे में। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर आप बोल रहे हैं एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट पार्टिकल है, ठीक है, लिख देता हूं मैं। इनसे इसका पूरा सार जो निकला यहाँ से कंक्लूजन, वो मुझे यही लग रहा है कि एटम सबसे छोटा है, जिसको आगे और डिवाइड नहीं किया जा सकता बच्चों। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक है, एटम इज द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट यूनिट पार्टिकल, ठीक है, ये आप बोल रहे हैं। या बेसिक का मतलब भी सबसे छोटा, उससे छोटा या उसके अंदर और कुछ भी नहीं होगा, उससे नीचे और कुछ भी नहीं होगा। तो अगर ऐसी बात है और आप जानते हैं एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बताएंगे क्या कोई? एटम का स्ट्रक्चर ये देखिए इस तरीके का होता है। ये स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन? जल्दी बताए, फास्ट बोले, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? अरे भैया, एटम का स्ट्रक्चर का शेप पूछ रहा हूँ मैं, शेप क्या रहता है एटम का? सर्कल। सर्कुलर, वेरी गुड, सर्कुलर। और कोई? और कोई? स्फीयर कौन बोल रहा है? हाँ, अच्छा, स्फीयर कौन बोल रहा है, जल्दी बताएं। चलो लिख देते हैं स्फीयर। और कोई? स्फेरिकल, चलिए वही बात है, स्फीयर स्फेरिकल। देखिए, सर्कुलर या स्फेरिकल बोले, दोनों सेम है क्या? दोनों बातें सेम है, इजंट इट? दोनों बातें सेम है कि नहीं, अलग अलग है क्या? बताइए कैसे अलग है अंजलि? तो सर्कुलर मतलब टू डायमेंशनल और स्फेरिकल मतलब अच्छा, थ्री डायमेंशनल। अच्छा ऐसा है क्या? वेरी गुड, बिल्कुल सही। सर्कुलर बच्चों देखो होता है टू डायमेंशनल सर्कल, और स्फेरिकल जो होता है वो थ्री डायमेंशनल सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वेरी गुड अंजलि। सर्कुलर जो होता है वो टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, जबकि स्फेरिकल जो होता है वो थ्री डायमेंशनल शेप होता है, थ्री डायमेंशनल सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। अब मुझे बताइए कि इस एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इज इट अ सर्कुलर और स्फेरिकल? बताएं। सर्कल सर्कुलर मतलब टू डायमेंशनल होता है एटम, स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल होगा। कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। सर्कुलर नहीं होता है, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं होता है, एटम का स्ट्रक्चर स्फेरिकल होता है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। पहली बात। दूसरी बात, सबसे पहली बात क्या हमने सीखी अभी, क्या पॉइंट सीखा कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। अब दूसरी बात कि एटम के बीचों बीच कोर पे एक न्यूक्लियस होता है, जो बना हुआ होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। ठीक है, इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन होता है। इसके साथ साथ इस एटम के अंदर कुछ ऑर्बिट्स होते हैं, ये देखिए ये ऑर्बिट्स है। ठीक है, अभी थोड़ी देर में मैं आपको थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा, पर मेरे कुछ सवाल है, पहले आप वो बता दें। तो ये देखिए कि अगर ये ऑर्बिट्स और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो मैं बोलता हूं, आपने अगर बोल दिया कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट पार्टिकल है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और फिर न्यूट्रॉन का क्या? स्मॉलेस्ट मतलब भाई अगर आप मार्केट जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ सब्जियां लेने या ग्रोसरी लेने, तो आप थैला लेके जाते हैं, बैग लेके जाते हैं, कैरी बैग लेके जाते हैं, तो उसमें वही चीज आती है जो उससे छोटी होती है, isn't it? और ना सिर्फ आप बोल रहे हैं, ये तो 10th की बुक में स्टार्टिंग में एटम के बारे में भी लिखा हुआ है, इनफैक्ट 9th की बुक में भी लिखा हुआ है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट पार्टिकल। मैं बोलता हूं कि अगर एटम स्मॉलेस्ट यूनिट पार्टिकल है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या? ये तो एटम के अंदर है क्या? और एटम के अंदर है तो शायद एटम से छोटे होंगे क्या? तो कौन सी बात सही है? जो आपने बताई वो बात सही है, कि जो मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाया वो बात सही है? थोड़ा सोच के बताएं जरा, ये डायग्राम सही है जो एटम को दिखा रहा है, एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जो आपने बताया और जो बुक में भी लिखा हुआ है बहुत सारी जगह पे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट पार्टिकल? कौन सा स्टेटमेंट सही माना जाएगा? क्या लगता है आप लोगों को, बताएं। व्हाट्सएप बोल रहा हूं कि ये वाला स्टेटमेंट गलत है और ये स्ट्रक्चर सही है। अब ऐसा क्यों? देखो मैं लॉजिक के साथ बात करता हूं, लॉजिक देता हूं। देखिए ये स्टेटमेंट, ये जो लाइन है, ये सबसे पहले 1808 में जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी अपनी एटॉमिक थ्योरी के अंदर। ठीक है, 1808 में जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने, ही वाज अ वेल पॉपुलर साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एंड अकॉर्डिंग टू हिम द एटम इज कंसीडर्ड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट पार्टिकल। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड माय दिस कांसेप्ट।
इन्होंने कॉर्क की स्टडी की थी। ये कॉर्क क्या होता है, ये ना जो बॉटल्स होती है उसमें जो ऊपर कॉर्क लगता है, ऊपर जो कैप लगता है उसको कॉर्क बोलते हैं उसको, और ये वुडन का बना हुआ होता है, वुड का। तो इसमें उन्होंने एटम की खोज की थी। नाउ एट दैट पीरियड ऑफ टाइम 1808 मतलब बहुत पुराना टाइम, अभी वहां पे हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी, इतना सारा इक्विपमेंट, साइंस के इतनी सारी डिस्कवरीज नहीं हुई थी इतनी ज्यादा साइंस में। तो उनके पास जो माइक्रोस्कोप अवेलेबल था जिससे उन्होंने एग्जामिनेशन किया था इस वुडन कॉर्क का, तो उनके पास जो माइक्रोस्कोप था वो बहुत ज्यादा बेसिक और सिंपल माइक्रोस्कोप था, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप को जब वो किसी भी चीज के ऊपर रखते थे तो जो सबसे छोटी चीज उनको मिलती थी वो थी क्या, एटम। उसके अंदर वो नहीं देख पाते थे। तो उस समय के हिसाब से डाल्टन वाज वेरी करेक्ट और जस्टिफाइबल, वो बहुत सही था, क्योंकि उस समय जितनी डिस्कवरीज थी हमारे पास, जितनी टेक्नोलॉजीज थी, उससे हम यही जान पाते थे कि किसी भी चीज में सबसे बेसिक पार्टिकल होता है एटम। तो ये चीज बिल्कुल सही है, पर उस समय के लिए जब तक उतनी टेक्नोलॉजी थी, फिर आप जानते हैं साइंस में हर रोज कुछ ना कुछ नया खोजा जा रहा है। अभी भी कहीं ना कहीं कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड कहीं ना कहीं कुछ नई खोज चल रही होगी। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में कोई एक वैज्ञानिक किसी ना किसी कॉन्सेप्ट पे, किसी न किसी एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा होगा। इसका मतलब साइंस में हर रोज नई नई डिस्कवरीज हो रही है, हर रोज नई नई चीजें इन्वेंट हो रही हैं। तो अब इन 200 सालों में अराउंड 200 ईयर्स मेनी टेक्नोलॉजीज हैड केम, जिससे अब हम उसी कॉर्क को जब देखते हैं, वुडन कॉर्क को, तो हम पाते हैं एटम तो दिखता ही है, बल्कि एटम के अंदर भी आप सारी चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अब ये थ्योरी अब के हिसाब से ये गलत हो जाएगी। अब नई थ्योरी क्या हो जाएगी कि एटम इज समथिंग। तो कल आप लोगों ने बोला था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट पार्टिकल, बेसिक पार्टिकल। तो अगर अब ये डेफिनेशन, और सबसे पहली डेफिनेशन आई थी देखिए एटम की, तो बेशक ये सही थी कब तक, जब तक आप 9th में पढ़ रहे थे, जब तक आप 1808 तक पढ़ रहे थे, जब तक आप पहली थ्योरी पढ़ रहे थे डाल्टन की। पर अब क्योंकि आप एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, आप और ज्यादा जानते हैं एटम के बारे में, तो अब एटम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि एटम इज समथिंग, ध्यान रखिए, एटम इज समथिंग व्हिच कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्योंकि अब अगर आप स्मॉलेस्ट बोलेंगे तो आप इट विल बी कॉन्ट्राडिक्टरी। ये स्मॉलेस्ट बोलना गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आपसे मेरे जैसे कोई और सवाल भी पूछ सकते हैं कि अगर स्मॉलेस्ट है तो फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या? तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी एटम की? एटम इज समथिंग व्हिच कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दैट इज द बेस्ट थिंग, दैट इज द बेस्ट डेफिनेशन वी कैन हैव अबाउट द एटम। तो सबसे पहली बात हमने क्या सीखी कि ये बताइए, ये सारी चीजें सबको क्लियर है? कोई शक इसमें? ये नो सर। स्ट्रक्चर, हाँ, स्मॉलेस्ट यूनिट पार्टिकल क्यों नहीं होगा समझ में आ रहा है? क्योंकि उस समय जो एग्जामिनेशन किया गया था किसी भी मैटर का या किसी भी सब्सटेंस का, वो किया गया था सिंपल माइक्रोस्कोप से। और अब तो हमारे पास बच्चों इलेक्ट्रॉन लेवल का माइक्रोस्कोप आ गया, हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जो सबसे ज्यादा एडवांस्ड है, जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल तक जा सकता है। मतलब इनफैक्ट आप सेल की भी स्टडी करेंगे तो सेल के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें भी आपको देखने को मिल सकती है। तो अब के हिसाब से हम डेफिनेशन क्या बोलेंगे कि एटम इज समथिंग व्हिच कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो पहली चीज हमने इसमें क्या सीखी आज की क्लास में? एटम के बारे में स्टार्ट किया कि एटम होता है स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर। और दूसरी चीज जो हम जानते थे उसको अब भूल जाना है, क्या कि स्मॉलेस्ट यूनिट और बेसिक यूनिट नहीं होता एटम। एटम से छोटी भी चीजें होती है, एटम से और बेसिक होता है क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। क्यों सब एटॉमिक बोलते हैं? क्योंकि एटम के अंदर है। सब टाइप बोलते हो ना, एक होता है टाइप, देन यू आर हैविंग सब टाइप। तो टाइप के अंदर ही तो सब टाइप लिखते हैं क्या? ये टॉपिक और फिर सब टॉपिक बोलते हो ना, तो क्या टॉपिक के अंदर ही सब टॉपिक आता है क्या? यस और नो? जल्दी बताइए। पहले आप टॉपिक लिखते Yes, हो, sir. जैसे जैसे हमारा टॉपिक है Yes, सम sir. बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सब टॉपिक है हमारा सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो सिमिलरली अगर मैं एटम बोल रहा हूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर बोल रहा हूं, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर मेन हो जाएगा, और सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब एटम के अंदर के पार्टिकल होंगे। इसका मतलब एटम से छोटे होंगे। तो इसका मतलब क्या ये स्टेटमेंट सही होगा क्या? बोल दीजिए हाँ या ना। No, मेरी बात sir. सबको समझ में आ रही है? तो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, No, दैट sir. atom will not be considered as the smallest or basic. It will be considered as a particle which is consisting of electron, proton and neutron within them. That is what we need to understand, first thing. और दूसरी चीज कि एटम का स्ट्रक्चर जो होता है वो सर्कुलर नहीं होता है ना, तो एटम 2D होता है, इट्स अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। बोलिए, इतनी बातें सबको क्लियर हो गई क्या? इतनी बातें Yes, Yes, sir. देंगे मुझे। तो लेट्स लर्न अबाउट व्हाट योर टुडेस टॉपिक, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट और कंपाउंड। इन 4 बेसिक टर्म्स जो बार बार आपकी केमिस्ट्री में यूज होंगे, इनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा बच्चों। ठीक है, चलें। सो क्या है एटम? अभी मैंने आपको बताया। क्या होगा बताएं, एटम क्या होगा? तो It एटम is इज द, हाँ, एटम इज द, यहाँ बेसिक बोल सकते हैं पर स्मॉलेस्ट नहीं बोलेंगे, स्मॉलेस्ट नहीं बोलेंगे। यू कैन से द बेसिक, क्योंकि किसी भी मैटर का बेसिक यूनिट जो होगा वो एटम होगा, जिसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, जो इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होगा। ठीक है, हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट मैंने आपको बताया था कुछ एलिमेंट जो नोबल गैसेस से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा ये देखिए, ये होता है एटम का स्ट्रक्चर। क्या ये आपको 3 डायमेंशनल स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या एटम का? दिख रहा है कि नहीं? हाँ, अब अगर आप Yes, ध्यान दें, yes, sir. अब अगर आप ध्यान देंगे बच्चों, तो यहाँ पे जो बीच में येलो कलर के पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, उस येलो कलर के पार्टिकल को अगर आप ध्यान देंगे, एक मिनट ना, हाँ, इस येलो कलर के पार्टिकल को अगर आप गौर से ध्यान देंगे तो, हाँ, Class का सिंबल बना है। तो इसमें
एक पार्टिकल तो बिल्कुल खाली है जिसमें कोई चार्ज नहीं है, जैसे रेड ऑरेंज रेड कलर का पार्टिकल दिख रहा है, और एक पार्टिकल येलो कलर का है जिसमें प्लस चार्ज दिख रहा है। क्या आप लोगों को? हाँ या ना? यस सर। है ना? Yes, इस sir. पर्टिकुलर पार्ट Yes, को हम sir. क्या बोल देते हैं? ये न्यूक्लियस है। ये पार्टिकल जहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा वाइब्रेटरी मूवमेंट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में कौन सा मूवमेंट करते हैं? वाइब्रेशनल मोशन करते हैं। कौन सा मोशन करते हैं? वाइब्रेशनल। तो यहाँ ये पोर्शन क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका न्यूक्लियस, जिसकी बार बार हम बात कर रहे हैं कि एटम जो है वो बेसिक यूनिट होता है जिसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर आपको कौन से दो पार्टिकल दिख रहे हैं? एक न्यूट्रॉन दिख रहा है और दूसरा क्या दिख रहा है? हमको यहाँ पे प्रोटॉन दिख रहा है। तो ये दो पार्टिकल हमको न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि ये सराउंडेड होता है इलेक्ट्रॉन से। तो न्यूक्लियस और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का घर होता है न्यूक्लियस, पर इलेक्ट्रॉन का घर कौन सा होता है? तो इलेक्ट्रॉन का घर होता है ये ऑर्बिट। ये ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में प्रेजेंट है, और ये ऑर्बिट जो है ये 3 डायमेंशनली प्रेजेंट है क्या? 3D डायरेक्शन में प्रेजेंट है क्या? बताइए, यस और नो? हैड एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट और Yes, नॉट? sir. और क्या एटम को आप इमेजिन कर पा रहे हैं? क्या एटम को इमेजिन Yes, कर sir. पा रहे हैं? सो दिस इज व्हाट एन एटम। हम जो बोल रहे थे, हमारा जो प्रश्न था आज का कि एटम क्या होता है, पहले एटम को समझना था। तो मैंने आपको बता दिया कि एटम सबसे पहली बात तो स्मॉलेस्ट नहीं है, उसके अंदर भी चीजें होती हैं। और अच्छा देखो, अगर कि मैं बात करूं मूवमेंट की, तो आपने बोला न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मूवमेंट होता है वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग यहाँ पे ऑर्बिट मोशन नहीं होता। ऑर्बिट मोशन क्या होता है कि जो जैसा कि आप लोगों ने बताया रोटेशनल मोशन या रिवॉल्यूशन, कि एक ही पार्टिकल इस ऑर्बिट के अंदर घूमेगा ऐसे गोल गोल, पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं, दिख जरूर ऐसा रहा है पर ऐसा नहीं होता है। मैं बता दूं ये मोशन कैसा होता है। ये मोशन इस तरीके से होता है कि पार्टिकल अपने ही एक्सिस में भी घूमता है, और अपने एक्सिस में घूमते घूमते ये इस डायरेक्शन में भी सर्कुलर मोशन क्रिएट करता है। तो ऐसे मोशन जिसमें ऑन द ओन एक्सिस भी घूम रहा है और किसके सराउंडिंग? न्यूक्लियस के सराउंडिंग में भी घूम रहा है। तो ऐसा ही क्या इसी तरीके का कोई मोशन हमारे प्लैनेट्स भी दिखाते हैं क्या? सन के आसपास में बीच में सन होता है और सारे प्लैनेट्स अपने Yes, ओन sir. एक्सिस में भी घूमते हैं और सन के सराउंडिंग में भी घूमते हैं। तो इस तरीके के मोशन को हम क्या बोलते हैं? क्या ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं क्या? जल्दी बताइए। इसको मोशन को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल मोशन। जहां पे एक ऑर्बिट के अंदर जो ये ऑर्बिटल है ये अपने एक्सिस में भी घूमेगा और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में भी घूमेगा। आ रही है क्या मेरी बात समझ में? अभी क्लियर हुआ? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें तो ये न्यूक्लियस में रहते हैं, इनका घर हो गया न्यूक्लियस, जहां पे ये वाइब्रेशनल मोशन दिखाएंगे। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इसका घर होता है ऑर्बिट। क्या होता है? ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल। ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल होता है जो इलेक्ट्रॉन का घर होता है। ऑर्बिटल एक, देखिए ये घर घर जरूर मैं बोल रहा हूं, पर ना ये एक इमेजिनरी स्पेस है। ये इमेजिनरी स्पेस ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक घर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन का रूम बना हुआ है, ऐसा नहीं है। ये एक स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जहां चांसेस इलेक्ट्रॉन के मिलने के ज्यादा होते हैं। इसलिए मैंने बोल दिया कि वो इलेक्ट्रॉन का घर है और उसको मैंने ऑर्बिटल कंसिडर कर लिया। बोलिए मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, क्लियर है sir. कि नहीं? ठीक है। सो दैट Yes, sir. इमेजिनरी स्पेस है, उसको मैंने क्या बोल दिया कि वो इलेक्ट्रॉन का घर। ये भी जो ऑर्बिट आप देख रहे हो, ये ऑर्बिट इस तरीके से बना नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि यहाँ ग्राउंड बना हुआ है गोल सा। आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ गोल सा ग्राउंड नहीं बना हुआ है। ये एक स्पेस है जहां से वैज्ञानिकों ने ये निकाला कि इलेक्ट्रॉन रोटेशनल मोशन करता है, मतलब वाइब्रेशन ऑर्बिटल मोशन करता है, तो वो गोल डायरेक्शन में होता है। तो उन्होंने ये इमेजिनरी लाइन बनाई है, पर ऐसा नहीं है कि ये बनी हुई होती है लाइन, नहीं, ये तो मूवमेंट है। ये मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का, और जैसा मूवमेंट होता है मैंने उसको ऐसे गोल बना दिया स्ट्रक्चर। पर ऐसा नहीं है कि एटम के आसपास में आपको ऑर्बिट ऐसे गोल 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 बना हुआ दिखेगा, नहीं। आपको दिखेगा तो सिर्फ एक चीज, दैट इज इलेक्ट्रॉन, और वो भी आपको गोल गोल मूव करते हुए दिखेंगे, इसलिए आपने उसको क्या बोल दिया? ऑर्बिट। तो देखो बच्चों, मैं फिर एटम के बारे में बता रहा हूं। ये आपका पूरा एटम है जो कि स्फेरिकल शेप का होता है। ये होते हैं उसके ऑर्बिट्स, ठीक है, और ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं ऑर्बिटल, और इन ऑर्बिटल के अंदर ही आपका पाया जाता है क्या? इलेक्ट्रॉन, पहली बात। और अगर मैं इसकी बात करूं इस पर्टिकुलर पार्ट की, तो ये होता है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब मैं अगर बात करूं इनके मूवमेंट की, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऑर्बिटल मूवमेंट होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का न्यूक्लियस के अंदर मूवमेंट कैसा होता है? वाइब्रेशन मोशन। आई मेरी बात समझ में? इतनी चीजें सबको क्लियर कि कोई शक? जल्दी बताएं। Yes, sir. चलिए अब आगे बढ़ते Clear. हैं। हाँ, अब देखें, एवरी एटम इज कंपोज्ड ऑफ अ न्यूक्लियस एंड वन और मोर इलेक्ट्रॉन दैट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस होता है, और ये देखिए ये वो स्पेस है जहां पे आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। ये रिवॉल्विंग अराउंड है, ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के आसपास में इस तरीके से देखो घूमता रहता है। और इसी को हम पूरा एटम बोलते हैं, जहां पे आपको देखो ब्लू वाला न्यूक्लियस है जिसके अंदर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल रहा है, और वहां पे आपको इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ देखने को मिल रहा है बच्चों। अब अगर आप गौर फरमाएं तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक ही न्यूट्रॉन है, इजंट इट? तो इसको हम बोलते हैं Yes, sir. हाइड्रोजन एटम। ये किस एटम का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है सामने, जहां पे एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन हो? तो ऐसी व्यवस्था, ऐसा अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल किस में पाया जाता है? क्या हाइड्रोजन एटम में पाया जाता है क्या? यस और नो, जल्दी बताइए। तो ये एटम, ये वाला जो sir. स्ट्रक्चर है, ये कौन सा एटम का है? इट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, जिसमें से इसको हम प्रोटॉन बोलते हैं, और ये है आपका व्हाट? न्यूट्रॉन, ठीक है। अच्छा, एक और बात, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ में हम क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियॉन, जिसके बारे में पहले भी अपन ने डिस्कशन किया। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इसको न्यूक्लियॉन बोल देते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोल दीजिए यस और नो। अच्छा, अब अगर मैं Yes, एटम को sir. गौर से देखूं, अगर आप एटम को गौर से देखोगे तो यहां से यहां तक का स्पेस पूरा खाली है, मैक्सिमम स्पेस
जो Yes, sir. येलो पार्ट दिख रहा है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का स्पेस होता है ना, ये होता है अराउंड 99.94%। पूरे एटम का 99.94% ऑफ मास जो होता है वो पूरा न्यूक्लियस में कवर्ड होता है, क्योंकि ये खाली है, एम्प्टी स्पेस है, तो यहाँ कोई पार्टिकल नहीं होता है। एम्प्टी स्पेस है मतलब यहाँ पे कोई पार्टिकल होता ही नहीं है, कोई भी एग्जिस्टेंस पार्टिकल का नहीं होता है। तो जो भी पार्टिकल होते हैं या मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं वो इसी पार्ट में रहेंगे, न्यूक्लियस में, और एक इलेक्ट्रॉन है जो घूमता रहता है, उसकी स्पेस फिक्स नहीं है। तो जितने भी पार्टिकल एटम के होते हैं ना वो न्यूक्लियस पे रहते हैं, गुच्छा बना के, क्राउड में, सब ग्रुप के फॉर्म में न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसीलिए जो पूरे एटम का जो मास होता है, इनफैक्ट 99.94% मतलब ऑलमोस्ट मास, जब पूरा मास, लगभग पूरा ही मास जो है वो इस बीच में, एटम के बीच में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। बोलिए, ये क्लियर है सबको? न्यूक्लियस में, जिसको हम क्या Yes, बोलते हैं, sir. न्यूक्लियस। ठीक है। Yes. द प्रोटॉन है पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज। अच्छा, अगर मैं बात करूं चार्जेस की, तो प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज। एंड न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज, ठीक है। Yes, sir. प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव Yes, sir. चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज मिलेगा। दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। देन अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स प्रोटॉन इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस बाय दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन है आप जानते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। तो क्या इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा? ये देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो जो ऑपोजिट चार्जेस है, ये देखिए ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो सिमिलर चार्जेस है वो एक दूसरे से रिपेल कर रहे हैं। दूर दूर जाने की नहीं आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं? जल्दी देख के बताइए, दिख रहा है कि नहीं सबको? Yes, sir. तो ये जो चीज होती Yes, है ना, sir. ये जो चीज होती है, तो ये जो चीज होती है, ये रिपल्शन और ये जो अट्रैक्शन हो रहा है, ये होता है किसके कारण? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण। नाउ हाउ द पार्टिकल्स विद द सेम चार्ज मूव अपार्ट एंड द पार्टिकल विद द डिफरेंट चार्ज मूव्स टुगेदर? सो इट इज जस्ट बिकॉज़, एज आई टोल्ड यू, द फोर्स व्हिच होल्ड्स द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ऐसा फोर्स जो न्यूक्लियस के आसपास, न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। भाई साहब, इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल जाता अगर कोई ना कोई पकड़ के नहीं रखता। इसका मतलब ये जो न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है। अगर नहीं रखता तो इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर आ जाता है, एटम का एग्जिस्टेंस ही नहीं होता, एटम तो बनता ही नहीं। तो अगर इलेक्ट्रॉन को होल्डेड है न्यूक्लियस के प्रति, तो शायद कोई ऐसा फोर्स है जो शायद इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख रहा है, एंड दैट फोर्स इज व्हाट नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हैव यू ऑल गॉट माय पॉइंट? नाउ द Yes, sir. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे, वो एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहेंगे बाय डिफरेंट फोर्स। द न्यूक्लियर फोर्स व्हिच इज यूजुअली स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रिपेल्स द पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन फ्रॉम वन अनदर। अभी होता क्या है, देखो, ये जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो अगर मैं न्यूक्लियस का चार्ज बोलूं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, हाँ या ना? तो इसी चार्ज को हम, इसी को क्या बोलते हैं, ये जो अब पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पूरा न्यूक्लियस मिलकर किसी नेगेटिव पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव पार्टिकल को अपने से दूर भी भेज सकता है। तो ये जो दोनों के केस में जो फोर्स काम कर रहा है, चाहे कि अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स, इन दोनों फोर्स को हम बोल देते हैं न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियस के द्वारा लगाया जा रहा है, तो न्यूक्लियर फोर्स हो सकता है। और न्यूक्लियर के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। सो दैट इज व्हाट Yes, हैपनिंग sir. हियर। द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय डिफरेंट फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, which is usually stronger than the electromagnetic force। और ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये किससे ज्यादा स्ट्रांग होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग होता है। जो इलेक्ट्रॉन लगाता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराओगे, जैसे सपोज कीजिए आप कि वायर है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तो उस वायर को हम छूते हैं तो हम चिपक जाते हैं, हम अट्रैक्ट होते हैं ना उस वायर के प्रति। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब भी मूवमेंट करता है तो एक फोर्स एमिट करता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब भी मूवमेंट करता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल स्पेशली, तो जब वो मूवमेंट करेगा तो एक फोर्स बाहर की तरफ निकालता है, जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, जो पार्टिकल को अट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है। तो जितनी भी हाई वोल्टेजेस वायर है, वो क्या करती है, कभी कभी कुछ केसेस होते हैं तो उसमें आदमी चिपक जाता है। तो दैट इज व्हाट द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अपने मूवमेंट से कौन सा फोर्स जनरेट कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जबकि प्रोटॉन अपने मूवमेंट से, वाइब्रेशनल मोशन से, न्यूक्लियस के अंदर कौन सा फोर्स जनरेट कर रहा है? न्यूक्लियर फोर्स। अब इन दोनों फोर्स की अपनी अपनी ताकत है, अपना अपना पावर है, अपनी अपनी एनर्जी है। तो जो न्यूक्लियर फोर्स की ताकत होती है ना, अब न्यूक्लियस के अंदर एक पार्टिकल तो नहीं है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल होंगे, बहुत सारे प्रोटॉन होंगे, बहुत सारे न्यूट्रॉन, क्योंकि उनको तो एक ही जगह पे रहना है। जबकि इलेक्ट्रॉन जहां फ्लो हो रहा है वो तो अकेले फ्लो होता है, फ्री होता है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन कभी भी ग्रुप में नहीं पाए जाते, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई। इलेक्ट्रॉन कभी भी ग्रुप में नहीं, कभी भी आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन को ग्रुप में दिखाया हुआ एटम के अंदर? नहीं, इलेक्ट्रॉन के बीच में स्पेस मेंटेन रहता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अकेले चलना पसंद करता है, जबकि प्रोटॉन जो है वो कम्युनिटी में रहना पसंद करता है, ग्रुप में रहना पसंद करता है। न्यूट्रॉन भी ग्रुप में रहना पसंद करता है। तो इलेक्ट्रॉन अकेले फ्लो करता है। तो अब मुझे बताओ कि अकेले की ताकत ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा, कि न्यूक्लियस के द्वारा लगाई जाने वाली ताकत, जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं, उनके द्वारा लगाई जाने वाली ताकत ज्यादा होगी? सोच के बताइए जल्दी से, क्या लगता है आप लोगों को? न्यूक्लियस में ज्यादा होगी। ऑब्वियसली, क्योंकि क्यों? न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है और सब मिलकर एनर्जी लगा रहे हैं, सब मिलकर एनर्जी लगा रहे हैं बच्चों। तो होगा क्या कि न्यूक्लियर फोर्स विल बी मच मोर ग्रेटर देन द, मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इजंट इट? सो इज दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट? बताएं जल्दी से। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो आई होप यू पीपल गॉट दिस। तो दिस इज व्हाट अबाउट द एटम।
ठीक है, एटम के बारे में बात हो गई, सारी बातें जो जरूरी थी वो मैंने आपको बता दी। अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो क्या, मॉलिक्यूल। व्हाट इज मॉलिक्यूल? आपने एटम खत्म कर दिया, ठीक है, एटम कैसे बनता है, एटम किससे बनता है, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, और भी बहुत सारी चीजें हमने एटम के अंदर देखी। किसी ने बोला कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इन डेफिनेट रेशियो, फिर एक जन ने बोला ग्रुप ऑफ एटम। चलो देखते हैं। इतनी बात तो पक्की है कि मॉलिक्यूल जो है वो एटम से बनेगा, ये तो सबको पता है, मॉलिक्यूल जो है वो एटम से बनेगा, ठीक है। Yes, sir. अब सवाल ये उठता है कि एटम के ग्रुप से बनेगा, आप लोगों ने बोला कि एटम के कॉम्बिनेशन से बनेगा, या दोनों सेम है क्या? दोनों तो सेम। देखिए, ग्रुप हमेशा ना सिमिलर चीजों का बनता है, ठीक है, ग्रुप हमेशा सिमिलर चीजों का बनता है, जबकि कॉम्बिनेशन हमेशा टू डिफरेंट चीजों का, टू और मोर डिफरेंट चीजों का होता है, ठीक है, डिफरेंट चीजों का होता है, कॉम्बिनेशन हमेशा डिफरेंट चीजों का, ये समझ के चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ग्रुप हमेशा सेम, जैसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बोलते हैं, तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट मतलब 11th का ग्रुप अलग होगा, 12th का ग्रुप अलग होगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि 11th वाले बच्चों के साथ क्लास 1 वाला बच्चा भी खड़ा है तो ग्रुप कहलाएगा, वो लोग आपस में थोड़ी ना बात करते हैं। आप लोग जब भी ग्रुप में बात करते हैं तो ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर क्लास का स्टूडेंट होता है। इनफैक्ट कहीं पे भी आप ग्रुप ऑफ लॉयन बोलेंगे, ग्रुप ऑफ डॉग्स बोलेंगे, पर कभी भी ग्रुप ऑफ डॉग्स एंड लॉयन नहीं बोल सकते। तो ग्रुप हमेशा सिमिलर चीजों का होता है, ठीक है। आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट? जबकि कॉम्बिनेशन जो होता है वो डिफरेंट चीजों का होता है। अब देखते चलो, दोनों करवा के देखते हैं। पहले मैं ग्रुप बना के देखता हूं। ये देखो, ये एक एटम है, और क्योंकि सिमिलर चीजों का ग्रुप बनेगा तो ये Fe, ठीक है, सिमिलर एटम का मैंने ग्रुप बना दिया, तो इसको मैंने 5Fe लिख सकता हूं। बोलो, इसको 5 Yes, Fe sir. लिख सकता हूं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये कॉम्बिनेशन करके देखता हूं। पहले तो ग्रुप कर दिया, ये देखो, अब कॉम्बिनेशन करके देखते हैं। तो Na प्लस Cl, मुझे बताओ NaCl का कॉम्बिनेशन किया, ये देखो कंबाइन किया, प्लस लगा दिया, मतलब कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो दो डिफरेंट एटम का करना है, देखो डिफरेंट एटम में कॉम्बिनेशन होगा, तो क्या ये NaCl बन जाएगा? Isn't it? अब आप खुद बताओ मुझे, ये सब पूरा क्लियर हो गई एक पिक्चर, ये कौन सा मॉलिक्यूल कहलाएगा? फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल है कि सेकंड वाला? इसका आंसर तो मिल गया कि मॉलिक्यूल एटम से बनता है। कैसे बनता है हम खोज रहे थे, तो हमको पता चला कि ग्रुप से तो नहीं बनेगा, क्योंकि ग्रुप सिमिलर एटम का होता है, तो कॉम्बिनेशन से बनता है। तो सबसे पहली डेफिनेशन क्या आ जाएगी मॉलिक्यूल की, कि मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? क्या लिखेंगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या होगा? मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, बोलो, different atoms. वेरी गुड, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट एटम्स। डिफरेंट लिखना जरूरी है, और कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन और डिफरेंट लिखना जरूरी, डिफरेंट एटम्स, ठीक है।